Hello students. So in our previous video lectures we have already discussed the nucleophilic substitution reactions by haloalkanes. और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल है, वी आर टॉकिंग अबाउट हेलोएल्केन्स, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोएल्केन या कह लीजिए एल्काइल हैलाइड में जो हेलोइड आयन है उसे डिस्प्लेस करता है और substituted products बनाता है. So here the nucleophile displaces the halide ion from haloalkanes or alkyl halides to form substituted products. अब देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो तरह का मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है. एक जिसे हम कहते हैं बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एब्रिविएटेड एज SN2 रिएक्शन. इसी तरह से दूसरा है हमारे पास मोनोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एब्रिविएटेड एज SN1 रिएक्शन. और ये दोनों ही मैकेनिज्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट्स SN2 रिएक्शन की. तो SN1 रिएक्शंस हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इस SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो यहाँ क्या होता है देखिए, हम एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं सच एज OH नेगेटिव, दैट्स अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा स्पीशीज जिसे पॉजिटिव चार्ज पसंद हो. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अज्यूम करते हैं हम कि ये अटैक कर रहा है एल्काइल हैलाइड को. यहाँ हम बात कर लेते हैं मिथाइल क्लोराइड की. तो मिथाइल क्लोराइड है, किस तरह से इसे हम लिखेंगे? CH3Cl. So that's our alkyl halide and it is methyl chloride. तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि हैलाइड आयन जहाँ पर अवेलेबल है, जिस साइड पर हैलाइड आयन है उसके ऑपोजिट साइड से अटैक रहेगा इस न्यूक्लियोफाइल का. मींस अगर जो ये जो हमारे पास क्लोराइड है Cl है ये इस साइड पे, दिस इज टू द राइट ऑफ द कार्बन, देन ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये लेफ्ट से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा. ये है यहाँ पर. अब जब इस तरह का रिएक्शन होता है उस टाइम पे एक स्टेज आती है, ऐसी स्टेज जिसमें देखिए कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन्स हैं वो तो एज सच हैं अपनी ही मस्ती में, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब धीरे धीरे जो Cl है, क्लोराइड है, वो कार्बन से टूटना शुरू होता है और उधर से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH इन दिस केस वो धीरे धीरे उससे जुड़ना शुरू हो जाता है. तो इस तरह से हमारे पास क्या आती है? एक ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये स्टेट जिसमें जो क्लोराइड है अभी अच्छे से डिटैच नहीं हुआ, लेकिन जो OH है उसने अटैच होना स्टार्ट कर दिया. सो दैट्स द ट्रांजिशन स्टेट हियर. अब इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें हमें क्या मिलेगा? जो Cl है, जो धीरे धीरे जो क्लोराइड है जो डिटैच हो रहा है, अल्टीमेटली डिटैच हो जाएगा एज Cl नेगेटिव. और यहाँ पे क्या होगा? कार्बन और इसके 3 हाइड्रोजन्स इंटैक्ट. अब ये जो OH है ये अच्छे से अटैच हो चुका है इस कार्बन के साथ, तो मिथाइल क्लोराइड से ये क्या बन चुकी है? मिथाइल अल्कोहल. और अगर हम इनके IUPAC नेम्स लिखें तो ये क्या है हमारा? क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन से क्या बन चुका है? ये मीथेनॉल. अब
अब ये चीज़ याद रखिए कि जो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ऐसा रिएक्शन है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट देखी जाती है। अब इसे बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है ये भी देखिए कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इस न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पे। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ alkyl halide and nucleophile both, ये चीज है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मिथाइल क्लोराइड है इसमें जो तीनों हाइड्रोजन है दीज आर अवेलेबल लेफ्ट टू द कार्बन, लेकिन जो हमें हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलता है इसमें जो 3 हाइड्रोजन है दीज आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पे इन्वर्शन देखी जाती है जब SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर एंड द मैकेनिज्म फॉलोड बाय द बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए ऐसे में इसे वॉल्डन इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है कि जहाँ यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इन्वर्शन देखी जाती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म हियर। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। वी शुड टॉक अबाउट नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में याद रखिए कि यहाँ पे जो हमारे पास मिथाइल वाले जो ग्रुप्स हैं, मिथाइल हैलाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उससे कम रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है इनके स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए अगर हम बात करते हैं मिथाइल हेलोवेल्केन की, तो मिथाइल हेलोवेल्केन के केस में हमारे पास क्या है, कार्बन, इसके तीनों साइड पे क्या रहने वाले हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ पे रहेगा हैलाइड। प्राइमरी के केस में क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप रहेगा, मींस ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये एक बल्की ग्रुप की तरह प्रेजेंट हो सकता है, मतलब एक और कार्बन जिसके 3 और हाइड्रोजन्स हैं, राइट। अब यहाँ पे और क्या रहेंगे, 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 हैलोजन। अब देखिए जो R है, अगर हम इसे थोड़ा और एक्सपांड करके लिखें तो क्या कह सकते हैं, मतलब अगर छोटे से छोटा एल्काइल भी अगर हम लिखें तो क्या होगा, C, और इसके इन टर्न 3 हाइड्रोजन्स, और तो इस तरह का एक ग्रुप आ गया यहाँ पर। अब सेकेंडरी में ऐसे 2 ग्रुप्स होंगे कार्बन के सराउंडिंग में, कार्बन एक CH3 ग्रुप, एक और CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन। तो देखिए ऐसे जो बल्की ग्रुप्स हैं ये कितने हो गए, 2। दैट वाज द मिथाइल, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। टर्शरी के केस में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों के तीनों जो हैं वो बल्की ग्रुप्स अवेलेबल हैं, 1, 2 और ये 3, एक तो रहा हैलोजन। अब देखिए खुद ही देखिए इतने बल्कि ग्रुप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक को स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि ये तो उसके रास्ते में एक रुकावट बन रहे हैं, हिंड्रेंस बन रहे हैं। तो इसी कारण से जो हमारा मिथाइल है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इससे कम रिएक्टिविटी किसकी है, प्राइमरी की। प्राइमरी से कम रिएक्टिव कौन है, ये सेकेंडरी, जिसमें 2 बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और ये सेकेंडरी से कम रिएक्टिव कौन है, ये टर्शरी हेलोवेल्केन, क्योंकि इसमें 3 बल्कि ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जो कि जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट है, उसकी रास्ते में ये रुकावट बनते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो मिथाइल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, टर्शरी हेलो एल्केन्स।
अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए। देखिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, जब इस पर अटैक करता है कोई न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल इफ आई से, इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो X है यहाँ पे जो हैलाइड है, इस हैलाइड को लीव करना होता है और इसकी जगह यहाँ पर क्या आके अटैच होगा, ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलाइड को रिप्लेस करेगा और इस एल्काइल के साथ खुद अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पर जो हैलाइड है उसे जाना है। अब ये हैलाइड क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास F नेगेटिव कुड बी देयर, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। कॉमनली हमारे पास रहते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो यहाँ पर मान लीजिए दो चीज़ों की बात कर रही हूँ, एक केस में मेरे पास है R-Br और दूसरे केस में है मेरे पास R-I। दोनों में मान लीजिए हमने सेम न्यूक्लियोफाइल ऐड करा है, यहाँ पर भी OH नेगेटिव और यहाँ पर भी OH नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो Br नेगेटिव है, जो Br अटैच्ड है यहाँ R के साथ और यहाँ पे R के साथ अटैच है I, इन दोनों में से जल्दी से लीव कौन करेगा, जल्दी से यहाँ पर कौन जाएगा, विच इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, which is a better leaving group। जल्दी से मतलब कि आसानी से कौन छोड़ के चला जाएगा, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिए जो I नेगेटिव है इट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। देखिए रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट तो यही मिलना है कि R के साथ जो है OH अटैच हो जाएगा, इस केस में हमें मिलेगा Br नेगेटिव और इस केस में मिलेगा हमें I नेगेटिव। क्वेश्चन तो ये है, ये जो बॉन्ड तोड़कर जल्दी से कौन चला जाएगा, विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। एंड दिस इज वन ऑफ द CBSE क्वेश्चन इन द पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, दैट आउट ऑफ Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। हमेशा याद रखिए आयोडाइड। आयोडाइड एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब क्यों हम कहते हैं कि हमारे पास हैलोजेंस कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और हमें पता है दैट एज वी मूव डाउन, जैसे जैसे हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, साइज जो है वो बढ़ता है, जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब ये चीज़ देख लीजिए, सिंपली अगर हम ये चीज़ भी देते हैं कि साइज बढ़ रहा है। अब आयोडाइन, आयोडाइड जो आयन भी होगा इसका साइज भी क्या है, आयोडीन का I का साइज क्या है, बड़ा है। अब क्योंकि ये साइज बड़ा है इसलिए R-I बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू R-Br, राइट, कि जो R और I है इसमें बॉन्ड लेंथ लंबी है, जबकि R और Br में जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है। एंड नाउ वी नो ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी हो, जितनी ज़्यादा बड़ी हो, उसे ब्रेक करना उतना ही ईजी रहता है। ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लेसर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसे ब्रेक करना इजी है, तो मतलब आसानी से R के साथ जो बॉन्ड बनी हुई है उसे ब्रेक करके लीव कौन करेगा, I। सो I इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है जब ये R के साथ अटैच होता है वो बहुत ही कम है। सो ड्यू टू लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन केस ऑफ R-I, I नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। अब इसी तरह से अगर हम कंपेयर करते हैं Cl और Br को, क्लोराइड और ब्रोमाइड, Cl नेगेटिव एंड Br नेगेटिव आयन को हम कंपेयर करते हैं तो Br नेगेटिव जो है वो Cl नेगेटिव से अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो आपको ये देखना है साइज मैटर्स हियर,
एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही ईजी होगा, और जितना बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होगा जो ग्रुप है वहाँ पे वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप बनेगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर हम आयोडाइड के कंपैरिजन में कोई चीज़ ले रहे हैं तो आयोडाइड इज डेफिनेटली द बेस्ट लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हम क्लोराइड और ब्रोमाइड को कंपेयर कर रहे हैं, उस केस में हम कहेंगे ब्रोमाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि R-Br बॉन्ड इज लॉन्गर देन R-Cl बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कंपेयर होगी। जब बॉन्ड लेंथ कंपेयर होगी तो बात आएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, जो कि कम रहेगी इन केस ऑफ R-Br, राइट। और इस वजह से जो Br नेगेटिव है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ही पॉपुलर रहते हैं एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन गिवन कंपाउंड्स को। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है उसे पहले, एंड देन इसी तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम सबसे पहले इन्हें डिटेक्ट करते हैं। एक तो है हमारे पास CH3Cl, देन CH3Br, CH3CH2Cl, CH3 होल ट्वाइस CHCl। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो दो तरह के हैलाइड्स हैं हमारे पास। एक तो हो गया क्लोराइड एंड देन वी हैव ब्रोमाइड। अब हमें पता है, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है दैट अगर हम बात करें क्लोराइड और ब्रोमाइड की, हमें पता है दैट ब्रोमाइड क्या है रहेगा, बेटर लिविंग ग्रुप। क्लोराइड और ब्रोमाइड में जो ब्रोमाइड है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, मतलब ये आसानी से लीव करेगा और इसकी रिएक्टिविटी कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी किसके, क्लोराइड के। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि क्लोराइड के कंपैरिजन में जो ब्रोमाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब बाकी केसेस सभी किसके हैं, क्लोराइड के। यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ब्रोमाइड क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि बाकी सभी के सभी क्या है, क्लोराइड्स। सो मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, CH3Br की। CH3Br है हमारे पास मैक्सिमम रिएक्टिविटी की साइड पर, राइट। अब हमारे पास बचता है कि ये जो क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं इन्हें कंपेयर करें और देखें कि अब इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है या सबसे कम रिएक्टिव कौन है। अब देखिए ये है हमारे पास CH3Cl। अब यहाँ पे जो CH3 है दिस इज दी मिथाइल ग्रुप, एंड देन वी हैव CH3CH2Cl। CH3CH2 क्या आ गया हमारे पास, प्राइमरी। अब यहाँ पे C देखिए, अब इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिखा है, CH3 होल ट्वाइस CHCl, मतलब इस कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप हैं, एक H है और एक Cl है। कितने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स हो गए, दो। तो मतलब ये जो है दिस इज दी सेकेंडरी हेलोएल्केन। और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में ये भी पढ़ा है दैट मिथाइल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम प्राइमरी और उससे कम सेकेंडरी। तो सबसे कम रिएक्टिविटी यहाँ पर किसकी है, सेकेंडरी वाले हेलोएल्केन की। सेकेंडरी वाला हमारे पास कंपाउंड कौन है, CH3 होल ट्वाइस CHCl। इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। अब सेकेंडरी से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, प्राइमरी की। प्राइमरी कौन सा है, CH3 CH2Cl। प्राइमरी से ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल, मिथाइल यहाँ पे है CH3Cl। तो ये हमने क्लोराइड वाले अरेंज कर लिए। क्लोराइड में सबसे कम रिएक्टिव सेकेंडरी, उससे ज़्यादा प्राइमरी, एंड देन मिथाइल क्लोराइड।
अब मिथाइल क्लोराइड से भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड इज वे मोर रिएक्टिव देन मिथाइल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे दो तरह की चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले हमने हैलाइड देखा कौन सा लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो R ग्रुप है वो तो सेम था, R ग्रुप यहाँ भी CH3 है, R ग्रुप यहाँ भी CH3 है, तो यहाँ पे एल्काइल पार्ट तो सेम है। एल्काइल की वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? यहाँ हैलाइड की वजह से। एक केस में हमारे पास Cl है, दूसरे में Br है। तो अब यहाँ से डिसाइड करेंगे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, क्योंकि Br नेगेटिव एक बेटर लीविंग ग्रुप है, इसलिए इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी? CH3Br की। अब इसके बाद जो हमारे 3 कंपाउंड्स बचे, अब इन तीनों में हैलाइड सेम था, Cl Cl Cl। अब यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहता है? क्योंकि यहाँ पे हैलाइड सेम हो गया क्लोराइड, तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या बचा? ये एल्काइल पार्ट। देखिए ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पर एल्काइल सेम था, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन था रिएक्टिविटी का? हैलाइड। अब इन तीनों केस में सेम कौन है? हैलाइड। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या बनता है? एल्काइल। तब हम एल्काइल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे कि जो मिथाइल है, मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव प्राइमरी और उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी। तो इस तरह से हमें रिएक्टिविटी समझ में आती है किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। देन हमें इसे अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है, अरेंज करना होता है, जो जैसा हमें अरेंज करने के लिए कहा हो। जैसे इन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे कम रिएक्टिविटी वाला लिखिए। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। अब मिथाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड का जो फैक्टर है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड से भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसी तरह अगर इन्होंने हमें कहा होता डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले लिखते जो मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये सारा जो हमने अभी यहाँ पे जो पूरी अरेंजमेंट लिखी है ये सारी रिवर्स हो जाती। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है? CH3Br, फिर उससे कम CH3Cl, फिर उससे कम दिस प्राइमरी वाला एंड देन उससे कम सेकेंडरी वाला। तो ये चीज़ है, यहाँ पर इस चीज़ को अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर पूछा है किसी चीज़ का, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत ही आसानी से मतलब कह लीजिए मिस्टेक कर देते हैं। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं देखते, बस उसे अरेंज करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा एग्जाम में देखिए कि आपको किस ऑर्डर में लिखना है। अभी हम डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म। अब देखिए SN1 रिएक्शन में क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे जो SN1 रिएक्शन है इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड की। तो अभी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो हैलाइड आयन है वो लीव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट और हमें क्या मिलेगा? एक कार्बोकेटोन। अब देखिए ये जो X है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया, ये जो कार्बन है इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स एज इट इज़ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई डिस्टर्बेंस हुआ नहीं, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी। अब क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया है तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये बियर करेगा पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है कि जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो एंड इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, उस टाइम पे इसे कहा जाता है कार्बोकेटोन।
अब ये हमारे पास कार्बोकेटॉन बन चुका है। ये है स्टेप 1। स्टेप 1 इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटॉन एंड दिस इज अ स्लो स्टेप। ये हमारे पास स्लो स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इन द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये जो हमारे पास कार्बोकेटॉन बना है, दिस कार्बोकेटॉन is attacked by the न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर अटैक करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जब इसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और ये जो स्टेप है दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो याद रखिए जो हमारा SN1 मैकेनिज्म है इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं है। इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, उसके इन्फ्लुएंस में आकर सबसे पहले तो ये जो हमारे पास हेलोवेल्केन है ये बनाता है कार्बोकेटॉन। अब सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटॉन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जो हमारा स्टेप 1 है जिसमें कार्बोकेटॉन की फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, दिस इज द स्लो स्टेप। और हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टिंग स्पीशीज पे। अब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है स्लोएस्ट स्टेप में? रिएक्टिंग स्पीशीज यहाँ पे कौन है? हमारे एल्काइल हैलाइड। अब इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है। सो याद रखिए कि जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे। लेकिन SN1 इसलिए तो इसे मोनोमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और ना कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन रहा है? कार्बोकेटॉन। कार्बोकेटॉन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस टाइम पे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है उसी चीज़ पर डिपेंड करेगी। अब देखिए जब हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटॉन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटॉन हमें पता है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। टर्शरी कार्बोकेटॉन्स आर द मोस्ट स्टेबल। अब क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटॉन से ज़्यादा स्टेबल हैं तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जो हमारे पास टर्शरी हैलाइड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव में जो टर्शरी हैलाइड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनसे कम रिएक्टिव सेकेंडरी और उनसे कम रिएक्टिव प्राइमरी और सबसे कम रिएक्टिव मिथाइल। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, क्यों टर्शरी कार्बन हमारे पास, क्यों टर्शरी कार्बोकेटॉन हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा? क्योंकि इसमें कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं? 3 एल्काइल ग्रुप्स, जो कि एल्काइल ग्रुप्स शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अब टर्शरी कार्बोकेटॉन में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर इस कार्बन पे इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करते हैं। जितने अच्छे से पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सल होगी उतना ही वो जो कार्बोकेटॉन है वो स्टेबलाइज होता जाएगा। अब इसी वजह से जो सेकेंडरी है वो टर्शरी से कम रिएक्टिव रहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी के केस में केवल और केवल 2 एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन को।
प्राइमरी सेकेंडरी से भी कम रिएक्टिव है क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए। मिथाइल CH3, उसके पास तो कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए और उसे स्टेबलाइज करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी बेस्ड है प्योरली इस कार्बोकेटॉन की स्टेबिलिटी पे। क्योंकि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन दिखाएगा हमारे पास? टर्शरी हैलाइड, क्योंकि उसे है ना कि जल्दी से जल्दी वो और भी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए तो टर्शरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम रिएक्टिव रहते हैं मिथाइल हैलाइड्स। तो ये है यहाँ पे हमारे पास SN1 रिएक्शन। आई रियली होप कि आपको SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म में जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा, राइट। अब आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इन मैकेनिज्म को अगर आप 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करके देखेंगे तो एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको जो है वो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से जा रहा है इस चैनल पर।